हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल फ्यू सर्च में। और सभी स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम केमिस्ट्री के कुछ रूल्स के साथ, कुछ प्रिंसिपल्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जो हमने एक वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, और वो हमने बीच में ही लीप कर दी थी। हम ये बताना, और बहुत सारी केमिस्ट्री हमारी रह गई है। वो एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, किस प्रकार से हमें केमिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। उसमें थोड़ी आवाज की भी प्रॉब्लम थी। अब हमने थोड़ा सा आज आवाज का जो सेटअप है उसको चेंज किया है, और आशा करते हैं कि इस वीडियो में बहुत अच्छी आवाज आएगी। आइए चलते हैं, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर चलते हैं बच्चों। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स के साथ मैंने आपसे कई बार बताया भी है, जैसे कि प्रत्येक बच्चे की प्रॉब्लम्स होती है कि सर हम केमिस्ट्री के जो रूल्स हैं उनको भूल जाते हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या है, बस आपको ये देखना है कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि आप अगर जो इलेक्ट्रॉन का अध्ययन, रासायनिक रूप से आप इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करते हैं या इलेक्ट्रॉन के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार के टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन है, अभी कहीं जाएगा। सपोज दैट एक व्यक्ति को हमने इलेक्ट्रॉन मान लिया, अब ये कहीं जाता है, अभी स्कूल में जाएगा। ये कहाँ गया इलेक्ट्रॉन? स्कूल में जाएगा। तो बेसिकली एक स्टूडेंट का जो नेचर होता है, जो व्यवहार होता है, स्कूल में अलग होता है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन या एक व्यक्ति किसी अपनी ऐसे रिश्तेदारी में जाता है, अपने ऐसे रिलेशंस में जाता है जो बहुत पुराने हो। ठीक है, तो वहां उसका जो व्यवहार होगा, संबंधों में वहां क्या होगा, कुछ अलग प्रकार का होगा, एक अलग टाइप से वो वहां पर व्यवहार करेगा। ठीक, स्कूल में है, और इसी प्रकार से अगर जो वो दोस्तों के साथ है तो उसका व्यवहार क्या होगा, अलग होगा। इसी प्रकार से वो कुछ भी करता है, एनी एक्टिविटी फॉर ए इलेक्ट्रॉन्स, दैट वो क्या करेगा, बहुत ही चेंजेस प्रस्तुत करेगा। तो जब ये एक व्यक्ति जब इतनी जगह पर रहकर एक सा व्यवहार नहीं रख सकता, तो एक इलेक्ट्रॉन एक जगह रहकर या विभिन्न स्थानों पर रहकर एक सा व्यवहार कैसे रख सकता है? नहीं रखेगा। तो इसी प्रकार से अगर जो आपको इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को समझ गए, तो आप ये जो अपवाद वाली जो बात है, जो बेसिकली केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है, तो उसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही प्यार से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अभी एक व्यक्ति कहीं भी जाता है या किसी भी प्रकार से, तो उसका जो व्यवहार है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा प्रत्येक जगह। तो उसी डिफरेंट के आधार पर मैं आज आपको कुछ प्रिंसिपल समझाने जा रहा हूं। ठीक है, आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास सबसे पहले हमारा नियम आता है, हालांकि बात मानना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, सीरीज में जैसे जैसे हमारे पॉइंट आते रहेंगे वैसे वैसे हम उनको डिस्कस करते रहेंगे। जैसे हमारे सामने है होल्म्स लॉ। ठीक है, हुंड का नियम है। किसका नियम है? हुंड का नियम। ठीक है, बेसिकली हमारे पास क्या है, एक हुंड का नियम है, यानी कि जो हुंड का जो लॉ है। ठीक है, नहीं, हुंड ने इलेक्ट्रॉन को लेकर किन सिद्धांतों की बात की है। ठीक, तो बेसिकली आप देख लेंगे कि हुंड के इलेक्ट्रॉन जो इसका जो सिद्धांत है वो सिर्फ दो बातों पर बात करता है। एक तो युग्मित इलेक्ट्रॉन, और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। एक युग्मित इलेक्ट्रॉन और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने क्या बताया कि जो हुंड ने बताया कि जब आपके जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, जब वो कक्षकों में भराव करते हैं, इन्होंने बताया कि प्रत्येक उपकक्षक में प्रत्येक
कक्षक के S P D F आपके 4 प्रकार के कक्षक पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन में बेसिकली। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि प्रत्येक कक्षक के, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनों के जोड़े बनना तब तक प्रारंभ नहीं होता तब तक उसके प्रत्येक उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए। जैसे आपका इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 6 आते हैं। ठीक है, डी में 10 आते हैं और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं एफ कक्षक में। ठीक, तो इन्होंने यही बताया था कि बेसिकली जो हमारे स्टूडेंट जो उन्होंने बताया है, उन्होंने बताया कि प्रत्येक कक्षक के जो उपकक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉनों के जोड़े तब तक बनना प्रारंभ नहीं होता तब तक प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में प्रत्येक कक्षक उपकक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए। ठीक है, अब जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम इलेक्ट्रॉनों का भराव करेंगे तो इस तरह से हो गया, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से चले जाएंगे। ठीक, इसमें इसी प्रकार से 5 बनाने पड़ते हैं क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन जाने वाले। ठीक है, हम अभी एफ को छोड़ देते हैं, एफ को भी समझ लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से एफ में भी कितने कक्षक बन जाएंगे? आप उपकक्षक बन जाएंगे 7। ठीक है, तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ठीक है, तो एस उपकक्षक में जोड़े बनना कब शुरू होता है? दूसरे इलेक्ट्रॉन पे। किस पे? दूसरे इलेक्ट्रॉन पे। और एक बात का ध्यान रखना क्या आवश्यक है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके जो दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में प्रवेश करता है तो उसका चक्रण कैसा होता है? विपरीत होता है, या उसकी जो दिशा है वो कैसी होगी? आपकी विपरीत होगी। इसमें चौथे इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? जोड़े बनना प्रारंभ होता है, चौथे इलेक्ट्रॉन पे, फिर 5वें पे, फिर 6ठे पे। ठीक है, इसी प्रकार से डी वाले में आपको 6ठे इलेक्ट्रॉन में 5 तो आ गए बेसिकली, 6ठे इलेक्ट्रॉन पर जोड़ा बनना शुरू होगा। और डी वाले में एफ कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 7 तो बेसिकली आ जाएंगे, तो 8वें इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा? जोड़ा बनना प्रारंभ होगा। ठीक है, इस तरह से वो किसी भी प्रकार से इसमें पूछ सकता है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन के अंतिम कक्षक में पी उपकक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है, सपोज दैट, कितना पूछ लिया उसने कहा कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों का भराव हुंड के नियम के अनुसार कीजिए। तो आप क्या करोगे? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन आप यहां बनाएंगे। ठीक है, 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 6ठा यहाँ पर आ जाएगा, अगर जो है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब इसमें युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेसिकली मालूम कर लेता है। तो अगर जो वो कहने लगे कि किसी भी जो आपके पास एलिमेंट्स है उस एलिमेंट के परमाणु क्रमांक के आधार पर वो कहने लगे कि उसके पी कक्षक में कितने युग्मित और कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। ठीक, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जिनके जोड़े नहीं बने वे भी कितने हैं? 2। ठीक है, इस तरह से वो कहीं किसी भी प्रकार से मालूम कर सकता है। तो हुंड का नियम को इतना डीपली या इतना बोरिंग ना समझे, बस सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनों के जोड़े तब तक बनना शुरू नहीं होते जब तक प्रत्येक उपकक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए। ठीक है, ये आपका हुंड का नियम है और मैं आशा करता हूँ कि सही बच्चों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। कई बार वो प्रश्न चेंज कर देता है। ठीक है, इस तरह से बोल देता है कि 2p 4 या 5 के लिए हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का भराव कीजिए। 4 विकल्प आपको वो दे देगा इस प्रकार से। ठीक है, वो आपको 4 विकल्प दे देगा। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है किसी में इस तरह से, 3 इलेक्ट्रॉन तो बेसिकली सभी में आ ही जाएंगे, जिनका चक्रण भी कैसा होगा? एक समान होगा। ठीक, फिर जो है 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 2 इलेक्ट्रॉन में वो इसको इस तरह से, ठीक, किसी में इस तरह से, ठीक है, और किसी में इस प्रकार से, ओके, और किसी में इनका चक्रण का भी ध्यान रखना है, किसी में इस प्रकार से भर दे। ठीक है, तो आपको किस पे टिक करना है? आपको इस वाले पे। ठीक है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में जाएंगे, फिर दूसरे वाले विपरीत चक्रण के हिसाब से वो क्या होंगे?
युग्मित होंगे, फिर सेकंड यहाँ पर आएगा 5वां और छठा होगा 6 होते तो यहाँ पर आ जाता। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये बेसिकली आपका होंड का नियम था। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे नियम की ओर चलते हैं। सभी बच्चे शांतिपूर्वक चीजों को समझेंगे। ठीक है, अब दूसरा व्यवहार, ये तो होंड ने क्या था, उन्होंने अपने हिसाब से उसको बताया कि आपका इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होता है, लेकिन जो फिर दूसरा आता है हमारा, ठीक है, दूसरा नियम है पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है बच्चों, पाउली का अपवर्जन नियम। अब पाउली के अपवर्जन नियम से क्या है तात्पर्य है, देखो इन्होंने कहा था कि एक ही तत्व में या एक ही परमाणु में उपस्थित या एक ही अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की जो क्वांटम संख्याएं होती है उनके मान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। या फिर दो इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याएं क्या होती है, क्वांटम संख्याओं के मान भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसा किसने बताया, पाउली ने बताया। जैसे देखते हैं क्वांटम संख्याओं के लिए, अगर जो बच्चों हमारा n का मान कितना है, 1 है, या n का मान हमारा कितना है, 2 है। ठीक है, तो पाउली के नियम के अनुसार इसमें l का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, n का मान तो 1 है, l का मान 0 और m का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, यानी कि n का मान 1, l का मान 0, m का मान 0। और s का मान कितना हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2। ठीक है, तो इस तरह से n के एक मान के लिए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक ही परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के लिए, इसके लिए क्या हुआ, इसके जो क्वांटम संख्याएं हैं उसके मान क्या होंगे, ये है। अगर जो किसी में n का मान 2 हो, ठीक है, तो n के मान 2 के लिए हमारा बेसिकली इस तरह से आएगा। तो इसका इसके देखो n के 2 मान के लिए l बराबर 0 हो जाएगा और एक l बराबर क्या हो जाएगा, 1। भाई n का मान 2 है तो l का मान 0 और l का मान 1। ठीक है, अब देखो इसमें l के मान 0 के लिए m का मान भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक, और s के मान कितने हो जाएंगे, 2, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। ये इसके चक्रणों की संख्या होती है। ठीक है, l का मान अगर जो 1 हो तो m के मान कितने हो जाएंगे, -1, 0। ठीक, और m बराबर +1। तो यहाँ पर m के मान कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसमें s के मान अलग अलग आएंगे। अब इसमें s के मान क्या होंगे, अलग अलग आएंगे। इसके लिए +1/2, -1/2, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। इसमें +1/2, -1/2। ठीक है, इसमें +1/2, m के मान जब 1 होंगे तो s के मान, ये s के मान है, ये वैल्यू ऑफ s है बच्चों। ठीक, चक्रण वाली जो आपकी क्वांटम संख्या होती है, तो इसमें -1/2 होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या था, पाउली का अपवर्जन नियम था कि एक ही परमाणु में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए उसकी क्वांटम संख्याओं के मान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या था, पाउली का अपवर्जन नियम था। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे, शांतिपूर्वक समझेंगे, बहुत अच्छे से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको ये याद रखने में दिक्कत है कि इसका अपवाद आएगा तो क्या होगा। जब इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह सर्व करेगा तो अपवाद आएगा, तो वो भी देखा जाएगा। पहले इसको याद रखो, फिर अपवाद को याद रखना है। आप दो नियम भी तो एक साथ रखते हो याद, तो उसी प्रकार से इसका अपवाद भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा नियम नंबर 3 देखते हैं क्या होता है। नियम नंबर 3 है अफवाह का नियम। अफवाह का नियम। ठीक है, अफवाह का नियम देखेंगे। अफवाहों का नियम के अनुसार बच्चों, अफवाह का नियम क्या होता है, इसने बताया कि
इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का भराव निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होता है। ठीक है, ऐसा किसने बताया था? अफवाह ने बताया था। इसने कुछ एक पूरा का पूरा नियम बनाया था। देखो, इसने बनाया था इस प्रकार से 1s1, इस प्रकार से 1s2, ठीक है, फिर 2s2, 2p6, ठीक है, फिर 3s2, 3p6 और 3d10, 4s2, 4p6, 4d10 और 4f14, ठीक है, 5s2, 5p6, 5d10, 5f14, ठीक। इसी प्रकार से 6s2, 6x2, ठीक है। तो इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s कक्षक में जाएगा ऊर्जा के निम्न स्तर पर, फिर इधर से, ठीक है, इस प्रकार से पहले इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें एंट्री करेगा, ठीक है, 1s कक्षक में, फिर इधर से आएगा और इधर से 2s कक्षक में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, ठीक है, फिर इधर से आएगा, फिर इधर से एंट्री करेगा 3s कक्षक में, ठीक है, 3s2 में, फिर 3p6 में, 3d10 में और फिर उसके बाद में 4s2, ठीक है, 4p, 4d, 4f और फिर इधर से 5s2, 5p, 5, 6, 5f और फिर इसमें 6x। इस प्रकार से ऊर्जा का क्रम बढ़ता चला जाएगा और इलेक्ट्रॉनों का भराव होता चला जाएगा। ठीक है, ऐसा किसने बताया? अफवाह ने बताया था। यानी कि अफवाह के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का जो भराव होता है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होता है। ठीक है, तो ये किसका था? बेसिकली ये नियम था हमारा अफवाहों का। शांति के साथ अगर जो पढ़ेंगे तो सारे नियम ऐसे याद हो जाएंगे, नॉर्मली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको कुछ किताबों में इस तरह से लिखा रहता है, इसी नियम को कुछ किताबों में इस तरह से लिख देता है 1s2, ठीक है, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, ठीक है, फिर 3d10, ठीक, 4s2, फिर 4p6, फिर 4d10, ठीक है, उसके बाद में 4f14 और फिर दोबारा से आपका 5s2, ठीक है। आगे देखेंगे तो 5p6, उसके बाद में 5d10 और 5f14, ठीक, उसके बाद में 6x2 और 6s2 के बाद में डैश डैश हमारा इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, 6p6, 6d10, 6f14, ठीक, फिर 7s2। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है किसके अकॉर्डिंग? प्रिंसिपल जो लॉ ऑफ आपका अफवाह है, अफवाह लॉ के अनुसार। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का भराव कहाँ होता है? अफवाह के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और प्रिंसिपल की ओर हम चलेंगे। एक आता है बच्चों हाइजेनबर्ग का निश्चितता का सिद्धांत।
ठीक है बच्चों, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में जो प्रिंसिपल्स दिया है, ठीक है, उसने क्या बताया, हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत को लेकर क्या अवधारणा दी, इन्होंने बताया। देखो इनका बेसिकली एक नियम है, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी बड़ा है बराबर है, ठीक है, एच अपॉन 4 देख लेंगे। हाइजेनबर्ग ने जो सिद्धांत दिया है डीए, ये क्या, ये होती है किसी भी कण की या इलेक्ट्रॉन की स्थिति। ये क्या होती है, स्थिति, और ये क्या होता है, उसका संवेग। ठीक है, तो उन्होंने बताया अगर जो हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति या उसके संवेग का यथार्थ पूर्वक निर्धारण नहीं कर सकते, अगर जो उसकी स्थिति की जांच करते हैं तो उसके संवेग में क्या आती है, अनिश्चितता आती है। अगर जो उसके संवेग का यथार्थ पूर्वक क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, तो उसकी स्थिति में क्या आती है, निश्चितता आती है। ठीक है, ऐसा किसने बताया था आपको, हाइजेनबर्ग ने बताया। ठीक, एक बार और रिवाइज कर लेंगे। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का मतलब क्या था, डेल्टा एक्स यानी कि उसकी स्थिति मल्टीप्लाई डेल्टा पी यानी कि उस कण का संवेग, हमेशा क्या होता है, उसकी स्थिति और संवेग का गुणनफल हमेशा उसके h अपॉन 4 से क्या होता है, बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, ये सिद्धांत था हाइजेनबर्ग का। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने बताया कि अगर जो आप किसी कण की स्थिति का क्या करते हो, यथार्थ पूर्वक निर्धारण करते हो, तो उसके संवेग में क्या आ जाएगी, अनिश्चितता आ जाएगी, और आप किसी के संवेग का निर्धारण करते हैं तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता आ जाएगी। देखो एक नॉर्मल एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में क्या हो रहा है बच्चों, घूम रहा है। आप देखोगे यहाँ कण का जो संवेग है वो और होगा, यहाँ देखोगे तो अलग होगा, और यहाँ देखोगे तो अलग होगा। जब यहाँ डेल्टा पी का मान, ठीक है, डेल्टा पी का मान अलग अलग है भाई, जब रेडियस बढ़ेगी तो संवेग पे अंतर तो पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी स्थिति पहले कहाँ था, फिर कहाँ गया, फिर कहाँ गया, और आने वाले समय में क्या हो गया। तो आप एक चीज का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन दोनों चीजों का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते। किसी एक कण की स्थिति का वर्णन करोगे तो यहाँ था, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, पता चला इसका संवेग इस बीच में पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ, किसी भी कण की स्थिति और संवेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है, ऐसा किसने कहा था, हाइजेनबर्ग ने कहा था। अगर जो उसकी स्थिति को ज्ञात करते हैं तो उसके संवेग में अनिश्चितता आती है, उसका संवेग ज्ञात करते हैं तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता आती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नियम थे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, और मैं इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलता रहूंगा, और बहुत जल्दी से जल्दी आपकी सारी जो केमिस्ट्री है उसको इसी तरह से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी और बहुत पसंद आएगी। ठीक है, आप पूरी देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।